everyone. Today we are going to read about Hershey and Chase experiment. The quest was to determine whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria. So इससे पहले जो हमने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि देर इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर सेल. अब लेकिन वो समथिंग क्या है ये अभी तक नहीं पता चला था. तो वो पता लगाने के लिए हर्शी एंड चेस दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? बैक्टीरियोफोजेस के साथ किया. नाउ व्हाट आर बैक्टीरियोफोजेस? दीज आर द बैक्टीरियाज विच वर्क विद वायरसेस. जैसे जो वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं ना बैक्टीरियाज, उन्हें कहते हैं. दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफोजेस. जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें वो वाले वायरस कहते हैं बैक्टीरियोफोज. तो ये क्वेस्ट थी कि वो जो समथिंग है वो डीएनए है, प्रोटीन है, क्या है वो. तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. तो उन्होंने बैक्टीरियोफोज लिया और उसके साथ उन्होंने कुछ लिया. रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वॉज यूज्ड बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन नॉट. देखो, अब हमें इतना तो उन्हें पता था कि जो डीएनए की कॉम्पोजिशन है उसमें फॉस्फोरस कहीं यूज़ नहीं होता. मतलब फॉस्फोरस की कोई कॉम्पोजिशन नहीं है डीएनए में. डीएनए में यू गेट नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस में आपको नाइट्रोजन मिलता है, आपको ग्लूकोज विच इज़ कार्बोहाइड्रेट वो मिलते हैं, बट फॉस्फोरस कहीं नहीं मिलता. जबकि whereas radioactive sulfur was used as protein contain sulfur and DNA not. और प्रोटीन के लिए उन्होंने सल्फर यूज़ किया. Now why sulfur? Because we know जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो है अमाइनो एसिड्स. And we know there are two sulfur containing amino acids which are methionine and cysteine. तो इसलिए उन्होंने सल्फर, प्रोटीन के लिए सल्फर लिया और डीएनए के लिए फॉस्फोरस लिया. ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट क्या था? ये बैक्टीरिया, ये जो ऐसे ये बनता है ना, ये बैक्टीरियोफोज का डायग्राम होता है. ये इसको बैक्टीरियोफोज कहते हैं. सो दो इन्होंने बैक्टीरियोफोजेस ले लिए. एक में S35 मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया और एक में फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाल दिया. अब फर्स्ट स्टेप क्या था? इन्फेक्शन करवानी है उन्होंने. अब ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर उन्होंने इस वायरस का क्या नाम है? बैक्टीरियोफोज. इसकी इन्फेक्शन करवानी है. तो ये इस बैक्टीरिया का खुद का डीएनए मटेरियल है. अभी हम डीएनए नहीं बोलेंगे, इसको जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे इस बैक्टीरिया का. और इन्फेक्शन करवा दी हमने इससे. ठीक है, तो जब इन्फेक्शन होती है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करेगा इसमें. सेम गोज़ फॉर दिस. ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और फॉस्फोरस वाले वायरस की इन्फेक्शन करवाई तो इसमें उसने अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर दिया. ना सेकेंड स्टेप इज़ ब्लेंडिंग. इन्फेक्शन हो चुकी है, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर दिया है और मल्टीप्लाई भी हो गया है. इनफैक्ट ब्लेंडिंग करनी है. ब्लेंडिंग इज़ उसको आराम से अच्छे से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको दूसरे के साथ इनकलकेट होने दे ताकि वो ज़्यादा अपनी सेल डिवाइड करता जाए और ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल की. ना थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ टेक्निक वी ऑल नो जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट बेस्ड होती है. जैसे जो हाई डेंसिटी वाला होता है वो नीचे रह जाता है और जो लो डेंसिटी वाला होता है वो ऊपर आ जाता है. जैसे कि इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन आवर हाउस होल्ड. जब हम मिल्क बॉईल करते हैं तो जो मलाई होती है वो, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया इसका. सेंट्रीफ्यूगेशन उसको बहुत हाई स्पिन पे रोटेट करवाया और उसके बाद ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ऑब्जर्व किया कि जो S35 लेवल्ड फोज है, मतलब जो रेडियो एक्टिव जिस वायरस में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था प्रोटीन फाउंड इन द सुपरनेटेंट. जो प्रोटीन है वो हमें ऊपर लेयर में मिला और नीचे क्या मिलेगा हमें? फिर डीएनए. ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चला कि प्रोटीन ऊपर था? बिकॉज हमने उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर इसलिए ही डाला था ताकि हमें वो दूर से ही, मतलब हमें पता चल जाए कि ऊपर प्रोटीन आया है, डीएनए आया है.
द सेम गोज फॉर दिस। इसमें जब ये फॉस्फोरस वाले वायरस में जो प्रोटीन है वो नीचे दिखाई दिया और ऊपर क्या दिखाई दिया, डीएनए कंटेंट। अब ऊपर डीएनए कैसे दिखाई दिया, बिकॉज हमने इसमें फॉस्फोरस डाला था, और नीचे प्रोटीन दिखा क्योंकि उसमें सल्फर है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन। कंक्लूजन ये निकल गया जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। कैसे निकला ये, द हैवियर पैलेट सेटल डाउन एट बॉटम एंड लाइटर कंटेंट रिमेन्स एट सुपरनेटेड। सुपरनेटेड मतलब ऊपरी स्तर, और पैलेट मतलब नीचा, विच डू नॉट एंटर द बैक्टीरिया। तो जो हैवी कंटेंट था वो तो नीचे रह गया, और जो लाइट कंटेंट था वो ऊपर आ गया। ठीक है, अब ऊपर लाइट कंटेंट आ गया मतलब वो वाला कंटेंट ऊपर आया जो बैक्टीरिया में एंटर ही नहीं हुआ। एंड आफ्टर द एनालिसिस ऑफ No, it is after the analysis, it was found that labeled part phosphorus 32, which is radioactive phosphorus, was present inside the bacteria. और जब उसको और एनालिसिस किया गया उसका, तो ये पाया गया कि उस बैक्टीरिया के अंदर P32 है, जो कि कहाँ दिखाई दिया था हमें, P32 देखो, P32 फाउंड इन द पैलेट, और ऊपर क्या दिखाई दिया, सुपरनेटेंट में हमें लाइटर कंटेंट। Now, ये तो था हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। Now there is this term DNA replication. Replication is the process of formation of carbon copies on DNA. Replication एक प्रोसेस है जिसमें DNA अपनी कार्बन कॉपीज बनाता है। DNA functions as its own template, वो खुद एक टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसकी आगे फर्दर कॉपीज बनती जाती है। DNA duplex has one parental strand and one newly formed strand. जो DNA का duplex है, जैसे the method of formation of new daughter DNA molecules is called semi-conservative and method of replication. This is important कि जो हमारा DNA है, हमारा ह्यूमन DNA है, वो कैसे रेप्लिकेट करता है, वो जो मेथड वो यूज़ करता है उसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। वी आर गोना रीड अबाउट दिस इन दिस वीडियो ओनली कि सेमी कंजर्वेटिव क्या है। पहले ये लाइन क्या बोल रहा है कि दिस इज़ अ डीएनए डुप्लेक्स, इसका एक स्ट्रैंड है पेरेंटल, एक स्ट्रैंड है नया। तो जब ये रेप्लिकेट हुआ, ये डीएनए कंटेंट रेप्लिकेट हुआ, ये हेलिक्स खुल गए, इसने अपना नया सिंथेसाइज किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो इस 1 ने ये 1.1 रेप्लिकेट किया और इस 2 ने ये 2.2 रेप्लिकेट किया। तो एक डीएनए से हमें 2 कॉपीज मिल गई कार्बन कॉपीज, और इसमें एक पेरेंटल रहेगा और एक न्यूली रहेगा। तो रेशो कितना बनता है, 50-50 का रेशो बनता है। ओके, नाउ दिस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया, विच इज़ Michelson and Stahl experiment was an experimental proof for semi-conservative DNA replication. In 1958, these scientists, Michelson and Stahl, conducted an experiment on E. coli. Remember this bacteria, जो कि 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। जो ईस्ट सेल है वो 80 मिनट्स में करता है, E. coli 20 में करता है, एंड ह्यूमन सेल डिवाइड इन 24 hours. Okay, to study the replication of DNA. So this is an experiment. अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया है, वेट, इसको हम पहले यहाँ पे समझेंगे, फिर उस चार्ट को देखेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले N15, मतलब N15 इज़ अ रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो ई कोलाई की ग्रोथ उन्होंने N15 मटेरियल में करवाई, मतलब N15 उन्होंने कोई सॉल्यूशन बनाया या कोई मीडिया बनाया जिसमें ई कोलाई की ग्रोथ करवाई। उसके बाद N14 लिया और N14 में जो N15 की ग्रोथ हुई थी उसको डाल दी। तो अब N15 और 14 मिक्स हो गए, तो अब मिक्स हो गए तो यहाँ पे भी सेल तो ग्रो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें मीडिया तो मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही रहे हैं। तो जब वो मिक्स होने के बाद उन्होंने ग्रोथ की, देखो ईच सेल डिवाइड हुए तो उन्होंने ग्रोथ की, तो एक तो ग्रोथ हुई हाइब्रिड फॉर्म में, मतलब जब ये स्टार्टिंग में मिक्स हुए तो N15 का स्ट्रैंड बना, साथ में एक N14 का बना, फिर एक 15 का बना,
एक 14 का बना। ये हाइब्रिड हो गया ना, 15 14 15 14 50 हाइब्रिड हो गया। एक जो ग्रोथ हुई वो हुई 50, और इस हाइब्रिड के बाद फिर आगे फर्दर डिवीजन होता गया। डिवीजन थोड़ी ना रुकेगा जब तक उन्हें मीडिया मिलता रहा है। तो फिर जो फर्दर ग्रोथ हुई वो हुई 50% लाइट 50% हैवी। लाइट और हैवी मतलब आइसोटोप्स कि 50% 14 आया, 15% 15 आया। उसके बाद इन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारी टेक्निक है जो हमने ऊपर हर्शियन चेज ने भी यूज़ की थी वो की। इस बार दे हैव यूज CaCl विच इज सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड को यूज़ करके उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट इसका निकाला कि विच इज़ हैवियर विच इज़ लेस डेंसर। वो निकालने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, मतलब जस्ट आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ N15 एंड 14, उसके बाद जो डिवीजन हुआ दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, उसमें 100% हाइब्रिड आए। उसके बाद जब ये फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर डिवीजन हुआ, उसके बाद 50% लाइट आए 50% डार्क आए। उसके बाद फिर सेकंड के बाद डिवीजन हुआ तो और डेंसिटी स्पेसिफिक हमें डिवीजन मिली, मतलब विच जो डार्क होगा, मतलब जो डार्क नहीं यहाँ पे हैवी आएगा। डेंसिटी स्पेसिफिक हमें ग्रोथ मिलती है। अब इसको इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा न्यूली, दिस इज़ अ वेरी पेरेंट स्ट्रैंड। तो ये ओरिजिनल N15 हमारा कल्चर मीडिया है, ठीक है। दिस इज़ एन इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल। इसको इसके अंदर अगर हमने इनकलकेट किया तो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलती है। फर्स्ट जनरेशन कैसे मिलती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था DNA रेप्लिकेट करता है पेरेंट स्ट्रैंड टू डॉटर स्ट्रैंड। तो एक पेरेंट स्ट्रैंड ये रहा, एक पेरेंट स्ट्रैंड ये रहा। इस पेरेंट स्ट्रैंड ने ये पिंक वाला 1.1 जनरेट किया, इसने ये 2.2 जनरेट किया। तो 1 पेरेंट एंड 1 डॉटर स्ट्रैंड। दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन। एंड वाई दिस इज़ हाइब्रिड? बिकॉज एक पेरेंट आ रहा है, एक न्यू आ रहा है, इसलिए ये हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम हो रहा है। देन इन सेकेंड जनरेशन, अब ये तो पेरेंट है ही, ये तो 1.1 था, लेकिन इस 1.1 ने अपना नया पेरेंट जनरेट किया, फिर इसने नया जनरेट किया, तो ये 1.1 से 1.1 ही बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? पेरेंट स्ट्रैंड तो एक ही रहा, उसके बाद 1.1 ने फिर 1.1 दिया, और फिर 1.1 ने फिर 1.1 दिया। द सेम गोज फॉर हेयर। 2.2 था, ये 2 तो रह गया, उसके बाद ये 2.2 था, इस 2.2 ने ये दिया और इस 2.2 ने ये दिया। तो जनरेशन 2 में क्या आया हमारे पास? 50% हैवी और 50% लाइट। ये हैवी लाइट हम क्यों बोल रहे हैं? ये हमने सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने आइसोटोप्स का यूज़ किया है कि हमें रिकॉग्नाइज हो जाए कि विच इज़ कौन सा पेरेंट है कौन सा डॉटर है, वरना तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा पेरेंट हो गया कौन सा डॉटर है ना। थर्ड जनरेशन में, अब थर्ड जनरेशन में ये ब्लू वाला तो 1 ही रहेगा, इधर ही 2 रहेगा, बाकी ये स्ट्रैंड्स जो बन रहे हैं ये सारे डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, और ये 1.1 2.2 ये आगे अपना करते रहेंगे डिवाइड, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, एंड दिस रेप्लिकेशन गोज ऑन। सो हम इससे हमें ये पता चला कि जो हाइब्रिड है वो 100% फर्स्ट जनरेशन में आएगा, सेकेंड जनरेशन में 50 आएगा, और थर्ड जनरेशन में डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ग्रेडियंट। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, द DNA replicates in semi conservative manner where every strand comes from parental strand. सो व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा एक डिवीजन जिसमें हर एक स्ट्रैंड, जैसे हर एक स्ट्रैंड ये डिवाइड होता है, हर एक स्ट्रैंड अपने पेरेंटल स्ट्रैंड से आ रहा है। I'm not gonna change the color. जो हर एक स्ट्रैंड है वो अपने पेरेंटल स्ट्रैंड से आ रहा है, उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो ह्यूमन डीएनए shows which dividing manner it is semi conservative. So this was the 2 experiment done. So now we have done Griffith, we have done Hershey and Chase, and we have done this Michelson and Stahl experiment. These 3 experiments are very important in learning the genetic concept of human DNA.
So this is it, and if you have any doubt, please write in the comment section. Thank you.